अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हैं, लगातार इन मामलों पर आप उनके वीडियोस देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे वो लगातार एक्टिव हैं और इन तमाम मामलों पर उनसे बेहतरीन एक्सपर्ट शायद ही कोई हो। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। अमरीश जी, मुझे पता है कि आप सारी रात जाकर आपने तमाम अपडेट्स और ये सब आपने हासिल की हैं और फिर मैंने आपको सुबह परेशान कर दिया है, लेकिन दर्शकों तक ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है कि आखिर अभी चल क्या रहा है, क्या ताजा अपडेट है। जिस तरह का मोबिलाइजेशन अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है, क्या वो वापस जाएगा अगर हम ये कह रहे हैं कि अभी नहीं ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है? क्योंकि तमाम इंटरनेशनल न्यूज देखिए वो तो यही बता रही हैं कि इस वीकेंड। देखिए बुशरा जी, अभी जो पूरी स्थिति है उसमें ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे ट्रंप का स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। तो ट्यूसडे को स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस है, तो मेरे ख्याल से संडे या मंडे को हमला हो जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे को ट्रंप को ये क्लेम करना है कि उसने ईरान पे स्ट्राइक की और वो सक्सेसफुल हुई। और इस मामले में कि मंडे को जो भी होगा, अगर पहला अटैक मंडे को होगा तो उस दिन ईरान का नुकसान होगा कुछ ना कुछ। ईरान रिटेलिएट करेगा, लेकिन जब रिटेलिएट करेगा तो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस खत्म हो चुका होगा। तो एक तरह से ट्रंप एक ये चाहते हैं कि वो फर्स्ट स्ट्राइक अपने पास रखें, फर्स्ट स्ट्राइक का एक जो पूरा एडवांटेज होता है, और दूसरी बात पॉलिटिकली वो ये क्लेम कर सकें कि हमने देखिए ईरान पे हमला कर दिया। अब वो अलग बात है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से सिचुएशन रिवर्स होती है। एक चीज और, इजराइल में ये दो बातें इजराइल में कही जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान डिस्ट्रॉय होता है तो जो पिछले 47 साल से, यानी जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ 1979, उसके बाद से जो ज्यूज डर के रह रहे हैं, वो उस तरीके का जो एक तरह की साइकोलॉजी बनी हुई है ईरान से डरने की, वो खत्म हो जाएगी। अब इसके पीछे क्या है? इसके पीछे 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, और इमाम खोमेनी ने साफ साफ कहा कि इजराइल नासूर है और इजराइल को यहां से खत्म करना है मिडिल ईस्ट। तो वो इजराइल उसको प्रीटेक्स्ट बना के, उसके बाद जो ईरान का सपोर्ट रहा पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को और तमाम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स को, तो इसलिए वो इसको ये बना के ऐसे पेश कर रहे हैं कि ईरान के खात्मे से या ईरान के डिग्रेड होने से, कम हो जाने से जूस को एक राहत की सांस मिलेगी। ये ईरान में माहौल बनाया जा रहा है। उसके बाद ईरान में इजराइल में बनाया जा रहा है। फिर इजराइल में बहुत ज्यादा एक जो मेडिकल टीम्स हाई अलर्ट पे हैं। अंडरग्राउंड उनके कई जो बेसमेंट्स है, क्योंकि इजराइल छोटा देश है, अंडरग्राउंड बहुत सारे बेसमेंट्स उनके कार पार्किंग वगैरह के, उनको हॉस्पिटल्स में तब्दील किया जा रहा है एज वी स्पीक, उनको अस्पताल। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ईरान इजराइल को मारेगा और इजराइल अपनी तैयारी करे। लेकिन देखिए, और उसके बाद जो इस पूरे कैंपेन में जो एक मिलिट्री एंगल है, उस पर भी मैं बात करूंगा जब आप सवाल पूछेंगी। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो यही है कि अमेरिका, इजराइल, नेटो एक तरफ है, उधर रशिया, चाइना, ईरान एक तरफ है, और अरब देशों पे ये मॉरल प्रेशर है कि वो ईरान का साथ दें। रमजान का महीना है, इस समय अगर ईरान पर अटैक होता है तो अरब मुल्कों ने अगर ईरान का साथ नहीं दिया तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी उनके लिए खुद। अब वहां एक और प्रॉब्लम है कि अभी 19 तारीख को कल गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें तमाम अरब लीडर्स ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते दिखाई पड़े। $7 बिलियन भी उन्होंने प्लेज किया है गाजा के सो कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि इस गाजा पीस प्लान में इजराइल है, अरब कंट्रीज हैं, लेकिन चाइना और रशिया नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि फिलिस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इस पूरे सिनारियो में आप देखिए ये हमला होने जा रहा है। एक कॉम्प्लिकेटेड इस समय जियोपॉलिटिक्स चल रही है। जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड, वो तो जो दो कैंप्स है वो तो हैं, लेकिन जो बीच के लोग हैं, जैसे मिडिल ईस्ट पावर्स, ये एक तरफ गाजा पीस बोर्ड में सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ कह रही हैं
कि हम अपनी सॉइल या अपना एयर स्पेस दोनों हम अमेरिका को नहीं देंगे ईरान पे हमला करने के लिए। ये तो सब लोग कह चुके हैं, बहरीन तक ने कह दिया है, जो कि एंटी ईरान पूरा एक तरीके से मुल्क इस समय है। और उसके साथ साथ कुवैत ने कह दिया है, यूएई तक ने कह दिया, जिसकी सऊदी अरेबिया से इस समय झगड़ा चल रहा है, इन लोग तक ने कह दिया, टर्की कह चुका है। तो यानी ये तो उसी हिसाब से जो अमेरिका है वो अपने बेसिस को शिफ्ट कर रहा है, वो यूरोप की तरफ ध्यान दे रहा है। वो जो यूके के बेसिस है, जो जर्मनी में बहुत बड़ा अमेरिकन बेस है रैमस्टाइन, वहां पर अपने को केंद्रित कर रहा है। इधर साइप्रस और ग्रीस में कर रहा है, इधर से हमला करेगा। फिर डिगो गार्शिया तक उसने डिप्लॉय कर दिए अपने सारे सिस्टम। बल्गेरिया में F-16 F-15 की बड़ी खेप बल्गेरिया में खड़ी है। तो ये देखिए आप, एक यूएस इसके लिए भी तैयारी कर रहा है कि अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने उसको अलाउ नहीं किया या उन्होंने आपत्ति जताई, तो वो एक उसके पास विकल्प है, वो इनको छोड़ सकता है, इनको अकेले इग्नोर कर सकता है। ये पूरी स्थिति बुशरा जी इस समय है। जी, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि कल पीस समिट जो हुई है और उसमें तमाम मुल्क थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी वहां पर था, और पाकिस्तान का इस्तेमाल किस तरह से ईरान के लिए हो सकता है, कैसे बॉर्डर्स मिले हुए हैं, ये भी किसी से, ये जाहिर सी बात है, ये सबको पता है। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल इसमें किसी तरीके से होने जा रहा है? पाकिस्तान ने तो वहां पर कितनी तारीफें वहां पर ट्रम्प की हैं, कल मैं सुन रही थी उसको। तो उसके रोल को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो एक तरफ तो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर्स हैं, और जिस तरह का तमाम उन्होंने मोबिलाइजेशन किया है, जिस तरह के उन्होंने अपनी जंगी पेड़े जो है वो तमाम लगा दिए हैं, और ये वॉर जो है वो पिछली तमाम वॉर से बिल्कुल अलग होने जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ईरान इसके लिए कितना तैयार है? और रशिया भी ये कह रहा है कि बिल्कुल साथ उसके खड़ा है, हालांकि चाइना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इधर जो मुल्क खड़े हैं और उधर जो मुल्क खड़े हैं, उन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप क्या पाते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपने जो पाकिस्तान का सवाल पूछा, पाकिस्तान का देखिए क्या है कि इस समय अभी आसिफ मुनीर हैं, वही एक तरह से पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट देखे जा रहे हैं, क्योंकि वही सब जगह होते हैं। म्यूनिक जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ईरान को कंडेम किया गया, वहां भी आसिफ मुनीर पहुंचे थे और उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज पे मार्को रूबियो, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे उनकी डायरेक्ट बातचीत हुई। कोई पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट नहीं था, आसिफ मुनीर थे। उसके बाद कल की भी गाजा पीस बोर्ड में भी वही आसिफ मुनीर की लाइन प्रो अमेरिकन वही चल रही है। अब ऐसे प्रो अमेरिकन माहौल में पाकिस्तान क्या करेगा अगर जंग हो गई ईरान और अमेरिका में? तो अब देखिए, यहां पर एक चीज आ जाती है, मेरे ख्याल से अमेरिका पाकिस्तान को बेस के रूप में तो यूज नहीं करेगा, क्योंकि अभी रमजान है और पाकिस्तान अभी यही कहेगा कि अभी हमको बेस के रूप में यूज हमको मत करो। लेकिन पाकिस्तान कोई इंटेलिजेंस इनपुट ना दे अमेरिका को, क्योंकि पाकिस्तान के पास है, वहां पर जो सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तानी बलूचिस्तान का बॉर्डर है। वहां पर कई आतंकवादी संगठन है, एक और जो एंटी ईरान, एक जो बीएलए है जो अपनी एक तरह से आजादी की लड़ाई पाकिस्तान से लड़ रहा है, वो अलग है। लेकिन जो जैश ए अदल वगैरह और बाकी संगठन है जो पाकिस्तान के आईएसआई से मुताल्लिक रखते हैं, वो वहां पर ईरान को हैरेस करने के लिए है। दूसरी बात, जो अभी इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसके बारे में साफ कहा जा रहा है कि, और जिसको आईसिस खुरासान ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अभी उस ब्लास्ट के होने का कोई मतलब नहीं। रमजान के जस्ट पहले वो ब्लास्ट हुआ, आईसिस खुरासान ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आईसिस खुरासान बेसिकली आईएसआई का ही माना जाता है, और पाकिस्तान के शिया लीडर्स भी आईएसआई को ब्लेम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई, देखिए, ये हो सकता है कि ये जंग शुरू हो, पाकिस्तान सीधे अमेरिका की मदद ना करे, लेकिन अपने यहाँ कुछ डिस्टर्बेंसेस पैदा करे, कुछ एंटी शिया इस तरह की चीज पैदा करे, ताकि जो एक सुन्नियों में सिंपैथी है ईरान के लिए, सिंपैथी क्या है, अब तो बहुत बड़ा सपोर्ट है ईरान के लिए, इसको कम किया जा सके। वो पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया शिया सुन्नी किसी भी तरह के उसको वो अलाउ नहीं करेगा, टर्की नहीं अलाउ करेगा, बाकी देश नहीं अलाउ करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री रही है
तो इसलिए पाकिस्तान उसमें जरूर कुछ ना कुछ उसमें कर सकता है। एक तो आपके पाकिस्तान वाले सवाल का ये जवाब रहा। दूसरी बात देखिए, जो तैयारी का सवाल है, तैयारी में तैयारी इस पे डिपेंड करती है कि अमेरिका किस तरह का अटैक प्लान कर रहा है। तो अब अमेरिका ने देखिए जो 1 महीना लिया, अब इसको बहुत समझने की जरूरत है। 15 जनवरी को स्ट्राइक होने वाली थी और अभी देखिए 20 फरवरी हो गई है। तो ये इतना समय क्या है? तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप केवल टाइम बाय कर रहे थे, टाइम तो बाय कर रहे थे, वो समय और मिले, लेकिन किस चीज के लिए टाइम बाय कर रहे थे? वो टाइम बाय कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट से अपने जो एसेट्स हैं उनको रिकन्फिगर करके हम यूरोप की तरफ बढ़े। यानी वो ये समझ गए थे उसी समय, क्योंकि वो अटैक इसलिए नहीं हुआ था, 15 जून को तो तय था अटैक होना, ये 14-15 जून को, वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सऊदी अरेबिया, कतर ने मना कर दिया था कि हमारी आप एयर स्पेस नहीं यूज करेंगे। तो अमेरिका ने 1 महीना लिया पूरी अपनी फोर्सेस को फैलाने में, ईस्ट यूरोप और यूरोप में, और जॉर्डन वगैरह, क्योंकि जॉर्डन में बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन अभी है अमेरिकन फोर्सेस का। लेकिन जॉर्डन भी कह चुका है कि हमारा सॉइल नहीं ये नहीं यूज होगा। लेकिन जॉर्डन के कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जॉर्डन का सॉइल यूज होगा। तो अमेरिका को रिकन्फिगरेशन करना पड़ा 1 महीने से, और उसके बाद उसको तादाद बढ़ानी पड़ी, बहुत भारी मात्रा में अपनी तादाद बढ़ानी पड़ी। और उधर जो इब्राहिम लिंकन को पहुंचना था, इब्राहिम लिंकन पहुंच गया, एयरक्राफ्ट कैरियर जो एक कस्बे की तरह है जिसमें 25,000 सेलर्स हैं। और दूसरी तरफ जो जेरल्ड फोर्ड, वो भी न्यूक्लियर पावर्ड जो उनका कैरियर है, वो अब पहुंच जाएगा 2 दिन में। और जो उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, यूएसएस जॉर्जिया, जिसमें 154 टॉम हॉक मिसाइल्स है, और जिन मिसाइल्स ने जून 2025 में भी हमला किया था। तो अब अमेरिका का सारा जो अस्त्र व्यू है, जिसको कहा जाए अस्त्र व्यू, चक्र व्यू नहीं, अस्त्र व्यू, ये पूरा रच गया है। और एक वैकल्पिक एक उसने तैयारी कर ली है कि इस बार मिडिल ईस्ट को बिना इन्वॉल्व किए भी हम ये कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि बाद में मिडिल ईस्ट में जो देश है, अरब देश खास तौर पे, उनका क्या रुख होता है, या टर्की का क्या रुख होता है, क्या वो पैसिव बने रहेंगे, या अगर कोई बड़ी तबाही होती है तो फिर वो लोग कुछ बोलेंगे या कुछ इस तरह की चीज करेंगे। इजराइल की तबाही होगी तो वो लोग ऑब्वियसली उस पर कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर यूएस बेसिस पे हमले हुए, हालांकि उन्होंने कह दिया कि यूएस बेसिस पे जो हमले होंगे सऊदी अरब और कतर में, तो वो एक्चुअली यूएस टेरिटरी है। अगर वो जो बेसिस हैं वो यूएस टेरिटरी है, वो कतर और सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं माना जाएगा, ये बात भी लोग मान चुके। तो इसलिए देखिए बड़ा दिलचस्प एक पूरी एक परिस्थिति बन गई है। और दूसरी तरफ भयावह भी है भाई, कुछ लोगों के लिए भयावह है, कुछ लोगों के लिए दिलचस्प इस मामले में है कि दुनिया को बदलने की ये लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, जिसके बारे में पिछली बार हमने बात की थी कि एक तरफ इमाम मेहदी की विचारधारा, एक तरफ राक्षस बाल की विचारधारा, उसकी ये पूरी लड़ाई दिखाई पड़ती है। और एक चीज और, ये बुशरा जी, जो अमेरिका देखिए किस चीज से, देखिए ईरान की किस चीज से डर रहा है। अमेरिका 2 चीजों से डर रहा है। एक तो वो उसको लग रहा है कि ईरान के पास मिसाइल पावर है, और मिसाइल पावर जो ईरान के पास है वो उसके एयर डिफेंसेस को तबाह कर सकता है। लेकिन एयर डिफेंसेस कौन से? जो ग्राउंड पे। तो जो ग्राउंड पे एयर डिफेंसेस है, यानी खासतौर पे जो इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसको ईरान तबाह कर सकता है। दूसरा, अब्राहम लिंकन को और इस तरह के जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको तबाह कर सकता है। तो अमेरिका को यह लग रहा है कि जमीन और समुद्र की जो लड़ाई है उसमें ईरान हावी है। तो अमेरिका ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर दी है टुवर्ड्स द एयर, वायु, मतलब एयरबॉर्न लड़ाई हो। तो अब आप देखिए रडार सिस्टम उसने KC 135 जो बहुत एडवांस्ड उनका रडार सिस्टम होता है, वो उन्होंने मतलब ये सॉरी RC 135 जो उनका एडवांस रडार सिस्टम है, वो उन्होंने तैयार कर लिया है। उसके बाद जो F-15, F-16, F-22, F-35 के स्क्वाड्रन्स हैं वो तैयार है। उनकी मदद के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्राउलर्स हैं वो जो इस तरह के प्लेन्स होते हैं जो जैसे ईरान के रडार को वो जाम कर देंगे, और जो इधर जो RC 135 है वो ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल्स को रीड करेगा, यानी वो फ्लाइंग रडार है।
तो एक तरफ फ्लाइंग रडार, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो प्लेन्स हैं जो ईरान के रडार को जाम करेंगे, बीच में उनकी जो फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन्स हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटो टैंकर्स जो हवा में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करेंगे। यानी करीब अब आप सोचिए कि नॉर्मली 2 से 4 घंटे से ज्यादा ये जो जेट्स है अमेरिका के बहुत एडवांस्ड है, लेकिन उससे ज्यादा ये फ्लाई नहीं कर सकते, इनको वापस आना है रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये 12 घंटे बने रहे। कुछ लोग कहते हैं 24 घंटा, हालांकि उसमें पायलट फटीग का सवाल होता है, पायलट थक जाता है 8 घंटे के बाद, लेकिन फिर भी 8 घंटा भी वो बने रहे। या अगर 2 प्लेन्स रहे तो उन पे उन्होंने स्विच किया और एक प्लेन को वापस भेजा, फिर दूसरा आया, तो वो ऐसे 24 घंटा वो जो 5 से 6 स्ट्रेटो टैंकर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। यानी अमेरिका की पूरी, अच्छा, और एक और प्लेन है जो कमांड एंड कंट्रोल भी एयर से करेगा। अमेरिका की पूरी तैयारी है कि अगर जरूरत पड़े तो इस जंग को हम जमीन और समुद्र से हवा में ले जाएंगे, वहीं से लड़ेंगे। अब आप सोचिए कितना ये इस तरीके का युद्ध आज तक हुआ नहीं है किसी के पास भी। और ईरान की जो तैयारी है, ईरान के पास मिसाइल्स है और ड्रोन्स है, और सवाल यह है कि मिसाइल से तो सब लोग डर रहे हैं, यानी इजराइल तबाह हो जाएगा, एयर डिफेंसेस तबाह हो जाएंगे। इब्राहिम लिंकन में देखिए, अगर 1.5 से 2,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए शुरुआती दिनों में, तो ट्रंप की तो बहुत बुरी भद्द होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने सोच लिया है कि हम सेक्रीफाइस कर देंगे, इब्राहिम लिंकन को सेक्रीफाइस कर देंगे, इजराइल के कुछ हिस्से को सेक्रीफाइस कर देंगे। जूइश लॉबी जो इसके पीछे है, पूरे अटैक के पीछे ट्रंप पे जो इतना बड़ा प्रेशर है, उसने ये चीज मान ली। अब बात यह रह जाती है कि जो एयर सुपीरियरिटी यूएस की है, अब एयर सुपीरियरिटी यूएस की जो है और इजराइल की भी है, तो उसमें वहां पर ईरान के ड्रोन्स, अब देखिए, अब क्या है कि एक स्क्वाड्रन में मान लीजिए 12 से 24 प्लेन्स होते हैं, उनके साथ सारा साजो सामान मैंने जैसे बताया, हर तरह की सुरक्षा, सब कुछ। अब अगर 24 प्लेन्स में को 2,000 ड्रोन्स ने मार दी, उसकी तरफ आए, तो देखना यह है कि जो एयर वार्निंग सिस्टम है, जो रडार सिस्टम इनके पास है, वो कितना पहले डिटेक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। अगर आपने 1,000, मेरा ये असेसमेंट है कि अगर आपने 1,000-1,200 भी कर दिए इंटरसेप्ट, तो 500 तो आप नहीं कर पाएंगे ना, वो तो पूरे सिस्टम को तोड़ देगा जो आपने हवा में बनाया है। तो ये देखिए, बड़ी खतरनाक और बड़ी दिलचस्प लड़ाई ये पूरी होने जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत टेक्निकल जो बारीकियां हैं वो सब आपने समझाई है, क्योंकि ये सब जो ये बताना और ये दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही पता चलेगा कि जंग किस तरफ जा रही है और किसका किस पर ज्यादा मजबूती है या उनका सुपियोरिटी है, ये इसी से ये तय होगा। लेकिन सवाल मेरा ये है, ये जो दावे किए जा रहे हैं अमरीश जी कि ये जंग पिछली तमाम जंग से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा बड़ी होने जा रही है, क्या इशारा ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ है? और दूसरा, क्या ये लड़ाई इस बार आर या पार की है? क्योंकि 12 दिन की जो जंग हुई उसमें कहीं ना कहीं ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन ईरान का कहीं ना कहीं अपर हैंड रहा और ये साफ तौर पर दिखा, पूरी दुनिया ने देखा। क्या इस बार कुछ परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, या आपको लग रहा है कि ईरान का नुकसान तो होगा और हो सकता है बड़े पैमाने पर हो, लेकिन एक विनर के तौर पर वो जरूर उभर कर सामने आ सकता है? हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दैट? नहीं, because you see, the point here is that what is the objective? यूएस और इजराइल का ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज और न्यूक्लियर पावर्स को या मिसाइल पावर को डिग्रेड करना। ये 2 एम्स हैं, आप समझ लीजिए। तो क्योंकि वॉर में मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ईरान का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका और इजराइल को मैक्सिमम पेन पहुंचाना, क्योंकि ईरान का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि रिजीम चेंज हो जाए या ये हो जाए, या इजराइल को भी जो उन्होंने नासूर कहा वो तो लंबा एक आइडियोलॉजिकल एक ये है, और इजराइल को वो नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अमेरिका को ये बता देंगे कि वो सुपर पावर नहीं रहा। तो अब आप सोचिए, ये बड़े मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे, ये भी ईरान का बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, अमेरिका इजराइल का बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि ईरान को डिग्रेड करने का मतलब है कि यूएस और रशिया और चाइना इस पे चढ़ जाना, रशिया चाइना को मैसेज देना कि कि ईरान गिर गया है,
अगली बारी तुम्हारी है, या भारत को भी मैसेज, पूरे ईस्ट को या ग्लोबल साउथ को ये पूरा मैसेज है कि अमेरिका, नेटो और जो इजराइल अलायंस है ये रूल करेगा। तो एक तरफ देखिए ये है, और दूसरी तरफ जो मैंने बताया, अब यहां पर जाहिर सी बात है कि जो अभी जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो टैक्टिक्स है, उसकी अगर स्टडी की जाए तो ऑन पेपर यूएस इजराइल ऑब्वियसली दे आर मच मच स्ट्रॉन्गर, दे आर स्ट्रॉन्गर देन ईरान। बट ईरान की जो अपनी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स है, कि अगर जैसे मैंने बताया कि बहुत सिंपल तरह से उसको समझा जाए कि अगर अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो अपने F-16, F-22, F-35 को बचाने के लिए जो अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो पूरे ग्राउलर प्लेन साथ चल रहे हैं, उधर से ड्रोन्स आएंगे, वो बता देगा, या वो रडार साथ चल रहा है, वो बता देगा कि ड्रोन्स आ रहे हैं, और इधर से मिसाइल चलेंगी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, यानी हवा में एयर डिफेंस। लेकिन वो कितना कर पाएंगे? अगर ईरान ने स्वॉर्म कर दिया, ईरान के पास जो ड्रोन्स हैं वो लाखों की संख्या में, अगर उन्होंने स्वॉर्म कर दिया और एक स्क्वाड्रन गिर गया अमेरिका का, तो खेल खत्म है। तो इसलिए देखिए यहां पर किसी भी तरफ ये चीजें जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो ग्राउंड पे लोग लड़ रहे हैं, यानी जो पूरा एक, क्योंकि बहुत सारी लड़ाई ये होगी नीचे, मतलब कमरे के अंदर बंद जो लोग हैं, जो सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने लोग सामने फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो वहां पर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और किस तरह से टैक्टिकल सुपीरियरिटी किसकी होगी, वो तो ग्राउंड पे वो साबित होगा। पर ये जो लोग कह रहे हैं, इनका ये मकसद ये भी है कि रिजीम चेंज तो है ही, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, IRGC जो है उसके वजूद को खत्म कर देना, ये सब भी तो उनकी लिस्ट में है, क्योंकि इसी से ही तो वो ईरान बना पाएंगी ना जो ईरान वो बनाना चाहते हैं। जिस तरह से रजा पहलवी जो है उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, लगातार कोशिशें हुई लेकिन नाकामयाब साबित हुई। और क्या आपको लग रहा है ये सब कर पाना ये उतना ही आसान हो सकता है अमेरिका और इजराइल के, जिस तरह से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये लड़ाई ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है? ये पूरी तरीके से उसे पता है कि इस बार करो या मरो है। नहीं देखिए, वो करो मरो वाली तो स्थिति है, लेकिन यहां पर सवाल जो आपने उठाया कि IRGC लीडरशिप या ईरान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको अगर अमेरिका ने साफ कर दिया, या एक हिस्से को ही सही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो इमाम खामनेई को मार पाए, कुछ बड़े वहां के फिगर्स जो हैं उनको मार पाए, लेकिन सवाल यहां पर यही फंसता है कि वो रिजीम चेंज की जो बात है वो बड़ी डिफ्यूज सी है, उसको अमेरिकन भी सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि रिजीम चेंज आप वहां कर नहीं सकते। वहां पर अगर सुप्रीम लीडर को कुछ हो भी गया तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से वो तुरंत नया लीडर चुन लेगी, और उन्होंने इस तरह से 11 या 12 लेयर्स तैयार कर रखी। दूसरी बात, गवर्नमेंट में अगर आप मारेंगे, प्रेसिडेंट को मारेंगे, प्राइम मिनिस्टर को मारेंगे, या इस तरह की फोर्सेस को आप मारेंगे, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर एक डिप्लोमेटिक कामकाज के लिए, गवर्नमेंट वहां की जो ऑफिशियल है वो स्टेट को रिप्रेजेंट उस तरह से नहीं करती है। स्टेट इस समय ये जो काउंसिल ऑफ ये गार्जियंस, जो गार्जियंस की काउंसिल है इस्लामिक जूरिस्ट की, स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये जो पूरी बात है कि IRGC की लीडरशिप को और पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर अमेरिका इजराइल वहां पर मार देगा तो ईरान गिर जाएगा, ये बात एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि वहां की जो पूरी जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, अगर आपने वहां के प्रेसिडेंट को मार दिया या मिनिस्टर्स को मार दिया, पेजेश्कियान है, आरागची है, तो उससे क्योंकि वो लोग ईरान का स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो लोग एक ब्रांच है स्टेट की, या ये इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है, या बाकी देशों की तरह की गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। वो ब्रांचेस हैं, वो एक डिप्लोमेसी के लिए, जो स्टेट है वो असली जो है वो जो गार्जियनशिप है 12 लोगों की काउंसिल, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है 80 लोगों की, क्योंकि वहां पर विलायतुल फकी पूरा सिस्टम चलता है। जो इस्लामिक क्लेरिक्स हैं, जो शिया क्लेरिक्स हैं, उनका रूल है, तो उनका पूरा, और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो इमाम खामनेई है, और उन्हीं के हाथ में सारी मिलिट्री पावर है। तो इसलिए देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप को मारने का कोई मकसद नहीं है, मतलब कोई मतलब उससे हल नहीं होगा कुछ। मिलिट्री लीडरशिप को ऑलरेडी एक बार ये मार चुके हैं, फिर कुछ लोगों को मार देंगे तो नए लोग आ जाएंगे।
अब जो वहां पर जो आयतुल्लाहों की जो पूरी एक टीम है और जो इमाम खामनेई जिसको लीड कर रहे हैं, जो रियल पावर सेंटर है, वो उन तक ये पहले भी नहीं पहुंच पाए थे और अभी भी ये पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कहाँ हैं, किस तरीके से हैं, वो कभी फ्रंट पे नहीं आते। तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल है। और वहां भी अगर कुछ होता है तो वहां भी रिप्लेसमेंट तैयार है। यानी जो अमेरिका का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है रिजीम कोलैप्स का, वो नहीं होने जा रहा है, किसी भी अर्थ में नहीं होने जा रहा है। और ईरान में देखिए, एक ईरान ने क्या किया है कि एक मल्टी डायमेंशनल डिफेंस अपना तैयार किया है, या मोजियाक की तरह उसको ले लीजिए। मोजियाक आप समझ कि अलग अलग, मतलब कोई एक सिंगल एक पैटर्न नहीं है वो पैटर्न। अब जैसे उनकी जो टोपोग्राफी है या उनकी जो पूरी ज्योग्राफी है, एक रगेड जो उनकी टेरेन्स हैं, इनमें माउंटेन भी है, रेगिस्तान भी है, फील्ड्स भी हैं, सब कुछ एक तरह से है। तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर तबरीज गिरा तो हमदन में चलेगा, हमदन गिरा तो करमान में चलेगा, तेहरान गिरा तो वैकल्पिक मशहद में उन्होंने एक कि वो जो प्रोविजनल उनकी गवर्नमेंट मशहद शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह की पूरी तैयारी है। और फिर ये भी तैयारी है कि अगर कुछ ऐसा बड़ी चीज होती है तो अल्टीमेटली ग्राउंड फोर्स अमेरिका को भेजनी होगी किसी न किसी रूप में, और वो ग्राउंड फोर्स को तो वहां सालों तक फंसा देगी। तो हालांकि अमेरिका अभी ये नहीं देख रहा है। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रिजीम चेंज करके और उसको ग्राउंड ट्रूप्स ना भेजनी पड़े, इतना फायर पावर यूज करे, इतना फायर पावर यूज करे कि लीडरशिप स्मैश हो जाए, IRGC के जो बेसिस है वो स्मैश हो जाए, जो इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से ये अपनी घातक मिसाइल्स लॉन्च करते हैं वो स्मैश हो जाए। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हमेशा से वैसे ही ऑब्जेक्टिव है जैसे नेतन्याहू ने गाजा में ऑब्जेक्टिव लिया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है होस्टेजेस को छुड़ाना और हमास को खत्म करना। होस्टेजेस अल्टीमेटली छूटे हमास की रजामंदी से, हमास अभी और मजबूत हो गया। अभी लेटेस्ट खबर है कि 500 किलोमीटर की टनल्स हमास ने बनाई। या 500 किलोमीटर गाजा के अंदर तो नहीं हो सकती, क्योंकि गाजा तो 45 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। वो ऑब्वियसली ईरान के अंदर, ये इजराइल के अंदर उन्होंने ये टनल्स बनाई हुई है। ये खुद इजराइल की रिपोर्ट है। तो यहां तो और ज्यादा ये सब मजबूत हुए हैं। तो इसलिए इजराइल का ये ऑब्जेक्टिव वो फेल था और ईरान में जो इनका ऑब्जेक्टिव वो फेल है। एक चीज हो जाएगी लेकिन, कि अमेरिका इजराइल की दादागिरी अगले 20 साल के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये उससे फिर उबर नहीं पाएंगे। जी, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, क्योंकि शायद लोगों को ये लग रहा है कि क्योंकि दो ग्रुप जाहिर सी बात है बटे हुए हैं, कौन किस तरफ, और जो एक न्यूट्रल हम कह दें कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, इससे बहुत कुछ डिसाइड होगा। ये बिल्कुल बहुत संक्षेप में मैं बस आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या ये जंग इतनी बड़ी हो सकती है कि जिसका लगातार जो एक खदशा है, जो लगातार जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये World War III में तब्दील हो सकती है? क्या इस तरह की कोई इंडिकेशन, किसी तरह की चीजें आप देख रहे हैं, या फिर ये पोस्चरिंग ज्यादा है? नहीं, पोस्चरिंग तो ज्यादा नहीं है, ये तो वॉर है और वॉर वॉर की तरह लड़ी जाएगी। हालांकि ये नए तरह की वॉर है, जैसा मैंने बताया, ऐसी कभी इस तरह से वॉर कभी लड़ी नहीं गई, मिसाइल और ड्रोन पावर्स और पूरा एयरबोर्न होके। और उधर ग्राउंड ग्राउंड में क्या होगा अभी वो देखना है। लेकिन ये तो साफ लग रहा है एयर पावर प्लस नेवल पावर, क्योंकि अगर अब्राहम लिंकन को ईरान मारेगा तो इधर अपनी जो USS जॉर्जिया है, जो न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका की है, वो टॉम हॉक मिसाइल्स जरूर मारेगी। 154 टॉम हॉक मिसाइल जो बड़ी घातक है। तो लेकिन यहाँ पर सवाल यह है थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर की देखिए एक ही सूरत है कि रशिया चाइना उतरे। रशिया चाइना ऑलरेडी, मैं देखिए जब वहां तेहरान में था तो वहां मैंने चाइनीज पर्सनल्स को तो खुद देखा, जो वहां पर आर्मी पर्सनल्स, चाइनीज पर्सनल्स वहां पर थे, और रशियन पर्सनल्स भी। अभी रशिया के साथ नेवल एक्सरसाइज ईरान की कल खत्म हुई है, पूरी एक डेढ़ दिन की थी, अमेरिका के नाक के नीचे उन्होंने की। तो रशिया ने भी एक मैसेज दिया कि हम ईरान के साथ हैं। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे ये जंग बढ़ेगी, इसमें रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। इसीलिए ट्रम्प चाहते हैं कि शॉर्ट और डिसाइसिव वॉर। लेकिन शॉर्ट ऑफ डिसाइसिव वॉर इस बार नहीं होने जा रही, बल्कि ईरान की जीत यही है कि इट विल डिनाई इजराइल एंड अमेरिका अ शॉर्ट एंड डिसाइसिव वॉर। ओके, ओके। तो आने वाले वक्त जो है वो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। ये जंग कब तक टल पाती है, बस ये देखना है। ये जंग नहीं होगी ये तो नहीं कहा जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि
ये तमाम तरह की जो तैयारियां दोनों तरफ से दिख रही हैं, वो भी यही बताती हैं, और खासतौर पर जो उकसाया लगातार जा रहा है इजराइल अमेरिका की तरफ से, वो भी दिख रहा है। उनका मकसद क्या है ये भी सामने है, लेकिन उस मकसद को वो क्या वाकई में इतनी आसानी से हासिल कर लेंगे, ईरान की क्या पोजीशन रहेगी, ये देखना आने वाले वक्त में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और इसमें दोनों तरफ कौन कौन से मुल्क सीधे तौर पर शामिल होते हैं, ये भी इसके रुख को बहुत कुछ तय करेगा। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।